डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का जो थीम 3 है किनशिप कास्ट एंड क्लास के नोट्स ट्यूटोरियल हम कवर करते चले आ रहे हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम लगभग इस चैप्टर के लास्ट में पहुंच रहे हैं। और जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हैंडलिंग टेक्स्ट्स, स्टोरियंस एंड द महाभारता। उम्मीद है कि आपने इसका चैप्टर टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल्स को देख रहे होंगे। अगर नहीं भी देखा है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो चैप्टर टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स जहाँ पर हम चैप्टर टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं उसकी प्लेलिस्ट दी गई होगी। उस प्लेलिस्ट से आप इस चैप्टर को ढूंढ कर एक बार इस पॉइंट्स को कवर कर लीजिए, फिर आइए यहाँ पर, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं हैं, सिर्फ पॉइंट्स आपको देते हैं रिवीजन के हिसाब से। सो लेट्स बिगिन। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम क्या कवर करने जा रहे हैं? हम ये कवर करने जा रहे हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट अगर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम महाभारत का एग्जांपल लेंगे, तो उसको एनालाइज करने के लिए कि भाई कितना हम उस पे डिपेंड हो सकते हैं हिस्ट्री उस समय की जानने के लिए, तो किन किन चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं, मतलब इस टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स 7 हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, तो वो हमारा मेन यहाँ पे स्टडी करने का इस ट्यूटोरियल का मकसद है। सो पहला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट्स। तो सबसे पहले है लैंग्वेज को वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरियंस एग्जामिन द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है, टू अंडरस्टैंड दर कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस, और उसका ऑडियंस कौन है। तो प्रकृत, पाली एंड तमिल, तीन को आप याद रखिए। ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा बोली जाती थी। अगर टेक्स्ट इसमें लिखा गया है तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए रहा होगा। अगर संस्कृत में टेक्स्ट मिल रहा है तो प्राइमरली यूज्ड बाय प्रीस्ट एंड एलिट्स इसको यूज़ करते थे। दूसरा वो जो ध्यान देते हैं, मतलब पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। वास्तव में उस टेक्स्ट की में का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या उसमें मंत्र लिखे गए हैं। अगर मंत्र हैं तो वेदर लर्नेड एंड चैंटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट, यानी कि क्या उसका इस्तेमाल, मंत्रों का उच्चारण जो रिचुअल स्पेशलिस्ट थे, कर्मकांड के प्रकांड पुरोहित या पंडित वगैरह हुआ करते थे, वो करते थे। अगर स्टोरीज दी गई हैं तो क्या इन्हें पढ़ा जाता था, सुना जाता था, और अपने शब्दों में दूसरों को भी सुनाया जाता था लोगों के द्वारा। अगर वो कहानी दिलचस्प है तो काइंड्स ऑफ टेक्स्ट में मंत्र भी हो सकते हैं, स्टोरीज भी हो सकती हैं। महाभारत में तो एक स्टोरी है एपिक में, सो इट इज़ मेंट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल मोस्टली। अब दूसरी बात आती है कि तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑथर एंड ऑडियंस। किसने लिखा, किसके लिए लिखा। तो ऑथर्स ऑन इन्फ्लुएंस, भाई जो भी लेखक होता है वो अपनी रचना पर अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन और अपनी छाप छोड़ता है। स्टोरियंस इन्वेस्टिगेट द पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़ ऑफ द ऑथर्स। अगर कोई हमें मतलब कोई टेक्स्ट मिला है तो स्टोरियंस ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उसका ऑथर है उसका नज़रिया क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, क्योंकि वही उसके टेक्स्ट को शेप देने वाले हैं। दूसरा है कि उस ऑथर की कृति का, उसकी रचना का इंटेंडेड ऑडियंस कौन है, किसके लिए उसने लिखा है, उसका श्रोता गण कौन है। ऑथर्स ऑफन कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस, क्योंकि जो ऑथर्स होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता क्या है, वाइल कंप्रोमाइजिंग देयर वर्क। मतलब अगर जो जो ऑथर है अगर वो कुछ लिखना भी चाहता है, बहुत प्योरिटी उसमें रखना चाहता है, तो उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस फिर उसे लाइक नहीं करेगी। ऑडियंस की पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, यानी उसे डाइल्यूट करनी पड़ती हैं चीज़ें। वो अपनी इच्छा के अनुसार पूरी तरह चल नहीं सकता, कुछ मिर्च मसाला उसे डालना ही पड़ता है। इसके बाद डेटिंग एंड लोकेशन। भैया वो जो टेक्स्ट मिलता है, जैसे महाभारत का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसका कुछ पीरियड तो हमें असाइन करना पड़ेगा और कहाँ पर लिखा गया। तो कंपोजिशन डेट, डिटर्मिनिंग व्हेन द टेक्स्ट वाज कंपोज्ड और कंपाइल्ड, कब उसका कंपोजिशन हुआ, कब उसका कंपाइलेशन हुआ। प्लेस ऑफ कंपोजिशन, आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, मतलब उस लोकेशन को पता करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा गया। अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को देख के नोट्स बनाते हैं तो आप चाहें तो ये जो हम बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं ना, उनको आप चाहें तो हटा सकते हैं। डायरेक्ट आप ये पॉइंट्स में लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इनकी आवश्यकता कोई ज़्यादा है नहीं। इसके बाद है कि भाई उन्होंने 7 तो पढ़ लिए ना, मैंने नंबरिंग छोड़ दी थी 3, और ऑडियंस इसमें हो गया 4, ये डेटिंग हो गया 5, लोकेशन हो गया 6, एंड कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। इतने सारे जो 6 एलिमेंट्स को कवर करने के बाद फिर वो जो टेक्स्ट का जो कंटेंट है उस पे अपना कंक्लूजन निकालते हैं। तो ड्राइंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट का कंटेंट है उसको हिस्ट्री से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्या, क्या उसे इतिहास की श्रेणी में हम रख सकते हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस, हिस्टोरियंस असेस दीज एलिमेंट्स, मतलब लैंग्वेज को, ऑथरशिप को, ऑडियंस को, डेट को, प्लेस को, बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत का लें तो महाभारत में 6 एलिमेंट्स स्टडी करने के बाद 7th जो होगा
वो उनका कंक्लूज़न होगा भाई महाभारत को हम ये मान के चलें कि वो जिस समय लिखा गया था, तो उस समय की इतिहास की झलक इसमें देखने को मिलती है, सिर्फ़ ये कपोल कल्पित कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब वो एनालिसिस होता है, तो कहीं पे वो सिंपल हो सकता है, कहीं पे कठिन हो सकता है। चैलेंजेज़ विद कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, तो दिस प्रोसेस इज़ स्पेशली चैलेंजिंग फॉर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लाइक महाभारत। तो महाभारत को जैसे ग्रंथ के लिए ये जो एनालिसिस है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है बिकॉज़ ऑफ द डाइवर्स इश्यूज़ रिलेटेड देयर, डिफरेंट सोशल कैटेगरीज़ इंक्लूडेड देयर, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका लगभग 1000 साल तक उसमें एडिशंस का होते जाना। तो एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है। अब आते हैं, हम इनको बारी-बारी से अलग-अलग से उठाते हैं। तो सबसे पहला है लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट। तो लैंग्वेज, यहाँ हम महाभारत का एग्जांपल ले रहे हैं कि भई अगर संस्कृत वर्जन जो है महाभारत का, वो उसका प्राइमरी वर्जन माना जाता है, ओरिजिनल वर्जन माना जाता है। क्योंकि द प्राइमरी वर्जन ऑफ द महाभारत इज़ इन संस्कृत। लेकिन इसको अदर वर्जन्स, अदर लैंग्वेज वर्जन्स में भी लिखा गया है, सो इट एग्जिस्ट इन अदर लैंग्वेजेस एज़ वेल। सिंपलर संस्कृत, क्या महाभारत की जो संस्कृत भाषा है सिंपलर है? तो यहाँ कंपैरिजन दिया गया है कि द संस्कृत यूज्ड इन महाभारता इज सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास एंड प्रशस्तीज, जिन्हें हम रॉयल एडिक्ट कहते हैं। राजा महाराजाओं द्वारा जो अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस इंस्टॉल किए गए, इन सब को हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो मेक इट मोर वाइडली अंडरस्टूड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें। तो भैया देखिए, महाभारत की संस्कृत जो है कंपैरेटिवली वेदास और प्रशस्तीज में हमने प्राग प्रशस्ति का एग्जांपल बताया था आपको, जो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन उसमें लिखा गया है। तो महाभारत की संस्कृत वेदास और प्रशस्ति से सिंपलर है, सो इट वाज वाइडली अंडरस्टूड। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है महाभारत के टेक्स्ट का, उसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला है नैरेटिव, मतलब जहाँ पे स्टोरीज़ हैं। दीज पार्ट्स कंटेन स्टोरीज़, और जो स्टोरीज़ होती हैं जनरली कंसीडर्ड मेन ड्रामेटिक, है ना? पूरा ड्रामा जो है वो स्टोरीज़ के रूप में है, और ये महाभारत का मूविंग पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरीज़ लोगों को अफ़ेक्ट करती हैं, उनके फीलिंग्स, इमोशंस से बहुत जल्दी संबंध इस्टेब्लिश कर लेती हैं, और लोग अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपने कमेंट्स और कुछ अपना भी इसमें जोड़ते रहते हैं। मतलब इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन टू नरेट इन देयर ओन वे। दूसरा है डायडेक्टिक सेक्शन। डायडेक्टिक सेक्शन का मतलब सीधी-सीधी बात है कि जिसमें हमें कोई मोरल टीचिंग मिले, इंस्ट्रक्शंस मिलें अपनी सोसाइटी, अपनी लाइफ़ को लेके किस प्रकार का हमारा जीवन जीना चाहिए हमें, आदर्श जीवन की बातें। तो दीज़ पार्ट्स कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, तो समाज के नियम, सामाजिक जीवन से रिलेटेड इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि भाई देखिए, जो क्लासिफिकेशन है कंटेंट्स का, तो वाटर टाइट नहीं है। वाटर टाइट का मतलब ये है कि नैरेटिव सेक्शन है तो भी नैरेटिव ही सेक्शन है, डायडेक्टिक सेक्शन है तो डायडेक्टिक सेक्शन है, दोनों ओवरलैप करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि दिस डिवीजन बिटवीन नैरेटिव एंड डायडेक्टिव सेक्शन इज नॉट स्ट्रिक्ट। डायडेक्टिक सेक्शंस इंक्लूड स्टोरीज एंड नैरेटिव ऑफन कन्वे सोशल मैसेजेस। मतलब नैरेटिव सेक्शंस में भी कभी-कभी जो है डायडेक्टिक सेक्शंस आ जाते हैं, और डायडेक्टिक सेक्शंस में भी कभी-कभी स्टोरीज का समावेश कर दिया जाता है, तो ओवरलैपिंग है। ज़रा बता सकते हैं कि महाभारत का सबसे मोस्ट की डायरेक्टिक सेक्शन कौन है? अरे भैया, वही गीता का संदेश, है ना? भगवद गीता। इसके बाद जो है पर्पस ऑफ कंपोजिशन, जो महाभारत का कंपोजिशन है उसका उद्देश्य क्या था? तो पहली बात तो ये है कि ड्रामेटिक स्टोरी है ये। हिस्टोरियंस जनरली एग्री दैट महाभारत वाज प्राइमरली मेंट टू बी अ कंपेलिंग स्टोरी। महाभारत की रचना का मुख्य उद्देश्य, पर्पज, मेन एम, गोल ये था कि इसमें हमें स्टोरी बतानी है, मतलब कौरवों पांडवों के युद्ध के बीच की और उससे रिलेटेड स्टोरीज को, की मेमोरीज को प्रिजर्व करने के लिए महाभारत को लिखना है। डायडेक्टिक सेक्शंस बाद में जोड़े गए, ठीक है? द डायडेक्टिक पार्ट्स वर लाइकली एडेड लेटर टू इम्पार्ट सोशल मैसेज। ये सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई, सब संभवतः, मतलब लाइकली, जिससे कि लोगों को एक सामाजिक संदेश दिया जा सके। और आप जानते हैं कि जो भगवद गीता है वो वर्ल्ड फेमस है, खासकर अपने कर्म के सिद्धांत के लिए कि बेटा वर्क करते रहो, ये तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फ्रूट्स ऑफ योर वर्क इज नॉट इन योर हैंड, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। इसके अलावा महाभारत का और एनालिसिस करें तो हमें मिलेगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका जो ऐतिहासिक पक्ष क्या है। तो देखिए, जो महाभारत है संस्कृत में उसे इतिहास कहा गया है। द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एट इतिहास इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशंस। मीनिंग, इतिहास का मीनिंग, मतलब संस्कृत में अगर महाभारत को इतिहास कहा गया है तो वो इतिहास का मतलब समझते थे दस इट वॉज, हाँ ऐसा ही था, ये है इसका मतलब, हाँ ऐसा ही था। और महाभारत में जो लिखा गया है उसे इतिहास कहा गया, मतलब जो कुछ भी लिखा गया है दस इट वॉज एंड ऑफन ट्रांसलेटेड हिस्ट्री। इसलिए हमारे यहाँ जब हिस्ट्री जो इंग्लिश वर्ड है, जब उसका हिंदी या संस्कृत मीनिंग निकालते हैं तो इतिहास ही लिखा जाता है, वही संस्कृत का इतिहास उठाया जाता है। नाउ
रियल वॉर डिबेट पे भी आपको ध्यान देना है कि जो युद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में, तो क्या वास्तव में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो देयर इज़ अ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस अबाउट वेदर द एपिक प्रिजर्व्स द मेमोरी ऑफ रियल सच वार। कोई इस प्रकार के रियल वॉर की कहानी इसमें जो बताई गई है, कुछ वो ऐसा था। तो इसके दोनों हैं, प्रोपोनेंट्स भी हैं, स्केप्टिक्स भी हैं। प्रोपोनेंट्स का मतलब होते हैं जो समर्थन करते हैं कि हाँ भाई पक्ष में है। सम बिलीव दैट नैरेटिव रिफ्लेक्ट्स अ रियल कॉन्फ्लिक्ट अमंग किनफॉक। मतलब भाइयों, बांधवों, रिलेटिव्स के बीच में सच में एक वॉर हुआ था जिसके नैरेटिव इसमें दिए गए हैं। स्केप्टिक्स का मतलब जो शक करते हैं, शंका करते हैं, तो उनका ये मानना है कि अदर्स आर्ग्यू देयर इज़ नो अदर कॉरबोरेटिव एविडेंस ऑफ सच बैटल। भैया इस प्रकार के बैटल के युद्ध का कोई कॉरबोरेटिव एविडेंस नहीं मिल रहा है। मतलब इस महाभारत टेक्स्ट में जो लिखा गया है, इसके दूसरे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें हम कॉरबोरेटिव एविडेंस कहते हैं। इनकी पुष्टि करने वाले एविडेंस नहीं मिलते कि भैया देखो यहाँ पे भी पता चला, यहाँ पे भी पता चला, खुदाई भी निकला और सच में इस प्रकार का वॉर था। तो लैंग्वेज एंड कंटेंट हो गया। दूसरा ऑथर्स एंड डेट ऑफ महाभारत। तो आपको याद रखना है कि जो महाभारत के जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं वो कौन थे? तो ओरिजिनल ऑथर थे चैरिएटर बार्ड्स, जिन्हें सुत या सुताज आप इंग्लिश में कह सकते हो। द ओरिजिनल स्टोरी वाज लाइकली कंपोज्ड बाय सुत्स हु अकम्पनीड क्षत्रिय वॉरियर्स, जो युद्ध के मैदान में योद्धाओं के साथ जाते थे, क्षत्रिय योद्धाओं के साथ, एंड सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्रीज थ्रू पोएम्स, और फिर वो पोएम्स की रचना करते थे जिनमें उनकी विक्ट्रीज का जिक्र होता था और सेलिब्रेटरी जिक्र होता था। दिस कंपोजिशंस वर पास्ड डाउन ओरली, और ये आपको याद रखना है कि ये सब कुछ ओरली ही था शुरू में, बस ऐसे ही गा गा के सुनाया जाता था, लोग उसको याद कर लेते थे। रिटन में इसे नहीं सर्कुलेट किया जाता था। ट्रांजिशन टू रिटन फॉर्म, लेकिन बाद में फिर उसे लिखा भी गया। तो देखिए इसमें ब्राह्मणों का रोल है भाई। अराउंड द 5th सेंचुरी बीसी लगभग, क्योंकि महाभारत जो है वो बाद में लिखी गई और काफ़ी कुछ इसकी जो चीज़ें हैं वो पहले हो चुकी थी। तो 5th सेंचुरी बीसीई से, बिफोर कॉमन इरा से लेके, यानी इसे हम कहते हैं 500 बीसीई। तो ब्राह्मणाज ने फिर इसको लिखना शुरू किया और स्टोरीज़ को रिटन फॉर्म में ट्रांसमिट किया। ट्रांजिशन टू किंगडम्स, तो अब यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट समझना है कि ये जो 5th सेंचुरी बीसी है ना, ये सब उस समय का टाइम था। दिस पीरियड्स ऑफ चिefdoms लाइक द कुरुज एंड पांचाल, आज द कुरु और पांचाल, क्योंकि पांचाल की द्रौपदी थी और कौरव और पांडव कुरु वंश के थे। तो ये शुरू-शुरू में छोटे-छोटे राज्यों पे, मतलब छोटे-छोटे इलाकों पे इनका कब्ज़ा था। मतलब ये उदित हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे ना। 16 महाजनपद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। ये गंगा की जो एरिया है वहाँ पर इनका डेवलपमेंट हुआ था। तो बाद में फिर ये चीफडम्स, फिर मतलब चीफडम्स हैं तो किंगडम से कन्वर्ट हो रहे थे, कहीं चीफडम्स बन रहे थे। तो ये वो टाइम था। और यही जो है चीफडम्स फिर किंगडम से कन्वर्ट हो रहे थे, जैसे कौरवाज और ये पांचाल है ना, फिर ये किंगडम्स भी बन गए, इंपॉर्टेंट किंगडम्स। पॉसिबली मोटिवेटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग का इतिहास, तो शायद हो सकता है कि इस डेवलपमेंट की वजह से भी ये ऐसा हुआ हो कि भाई जो कुछ भी है ओरली चला आ रहा है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए लिखित रूप में, मतलब उसको लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ अपहीबल्स। अपहीबल का मतलब होता है कि भाई बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़, जिन्हें हम कह सकते हैं कि उथल-पुथल होना, बिग चेंजेज़ इन द सोसाइटी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अकम्पनिंग सोशल चेंजेज़, जब नए-नए स्टेट्स जब गठन हो रहा था, नए-नए सिटीज़, नए-नए स्टेट्स का उदय हो रहा था, तो उससे सोशल चेंज देखने को मिल रहे थे। और ये जो सोशल चेंजेज़ थे, ये जो है, जो स्टोरी है महाभारत की नैरेटिव्स में, इनको शामिल किया जा रहा था। तो पहले ओरली, फिर रिटन, और रिटन भी सिस्टमैटिक बिकॉज़ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसके बाद इसका कंपोजिशन, तो देखिए महाभारत के कंपोजिशन के लिए भी आपको 2 फ़ेजेज़ याद रखने हैं। एक तो 200 बीसीई से 200 सीई। तो ये पहला फ़ेज़ है, इसके बाद ये फ़ेज़ आएगा। द ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्शिप ऑफ विष्णु, इस वक़्त विष्णु की पूजा अर्चना जो है वो एक महत्वपूर्ण होती चली जा रही थी, लोगों के बीच में उसका क्रेज़ ज़्यादा था। और कृष्ण को भी उन्हीं का एक मतलब माना जाता है कि अवतार है ना, आइडेंटिफाइड विद विष्णु। इसके बाद दूसरा दौर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर फिर आगे बढ़ेगा, वो है 200 टू 400 सीई, यानी कि सिरका 200 से, मतलब ये दोनों जो है एडी के हैं। तो इस दौर में लार्ज डायडेक्टिक सेक्शन सिमिलर टू मनुस्मृति वर एडेड। तो भाई ये डायडेक्टिक सेक्शंस ऐड करने का फेज़ ये था, है ना। जैसे मनुस्मृति जैसे डायडेक्टिक सेक्शंस इसमें ऐड किए गए। मनुस्मृति आप जानते ही हैं कि ये स्मृति है ना। कई स्मृति हैं जिसमें से मनुस्मृति सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें मनुष्य के जीवन जीने के तरीके, सोशल लाइफ, बहुत सी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। और ये बहुत ही डिबेटेबल ग्रंथ भी है, बट इट इज़ अ डायडेक्टिक ग्रंथ। तो जैसे मनुस्मृति में डायडेक्टिक सेक्शंस हैं, तो वो चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। एक्सपेंडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम फीवर देन 10,000 वर्सेज, तो कभी इस ग्रंथ में जहाँ पे 10,000 श्लोक हुआ करते थे, मतलब 10,000 से भी कम, और
बढ़कर वो 1 लाख तक पहुँच गए। इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट कहा गया है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ बाइबल और नॉट लाइक ए कुरान जो कुछ समय में रचना कर दी गई इनकी। और कुरान की बात करें तो 1% बिहाइंड देम दैट इज़ मोहम्मद साहब, है ना? उन्होंने सुना, उनको जो भी डिक्टेट किया गया और उन्होंने फिर उसे एक ग्रंथ में कन्वर्ट कर दिया गया। कुरान पाक इसको कहा जाता है। सिंपल, क्लियर, नो चांस ऑफ एनी एडिशन, नो चांस ऑफ एनी कर्टेलमेंट, जैसा है वैसा ही है, कोई कमेंट नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन अलग से नहीं। और महाभारत में पूछो ही नहीं। एट्रीब्यूशन टू सेज व्यास। एट्रीब्यूशन मतलब होता है कि भाई श्रेय किसे देते हो, तो महाभारत की रचना का श्रेय जाता है ऋषि व्यास को। इन्हें कहा भी जाता है कि भगवान के भी अवतार थे। एनीवे, द इनॉर्मस कंपोजिशन ऑफ द महाभारत विद इट्स वास्ट एक्सपेंशन, है ना? पहले तो उसका जो इनॉर्मस कंपोजिशन, बहुत बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसका फैलाव और उसमें डायडेक्टिक कंटेंट को इंटीग्रेट करना, है ना, शामिल करना। तो पारंपरिक रूप से पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो व्यास कहा जाता है। और आप जानते हैं कि आपकी बुक में इमेज दी गई है जहाँ पे व्यास जो हैं वो गणेश को डिक्टेट कर रहे हैं और गणेश जी इसको लिख रहे हैं। तो गणेश ने लिखा था और व्यास जी ने ओरली उनको बताया था। वो बताते जाते तो लिखते जाते थे। इसके बाद इसका अगला टॉपिक है सर्च फॉर कन्वर्जेंस। अब सर्च का मतलब तो आप जानते हैं, ढूँढना, तलाशना। कन्वर्जेंस, है ना? चीज़ें आके एक जगह ऐसे करके मिलती हैं, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एविडेंस ढूँढे जाएँ, जो सीधा-सीधा महाभारत में जो लिखा गया है, वहाँ जाके कन्वर्ज हों। मतलब उसके कररोबोरेटिव एविडेंस हों, जो ये बताएँ कि हाँ, महाभारत में जो लिखा गया है, सही है। तो इससे इसके एविडेंस ढूँढे जाएँ। दैट इज़ कॉल्ड सर्च फॉर कन्वर्जेंस। तो सबसे पहली चीज़ बात ये है कि जो महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और लगभग-लगभग ग्रंथों में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखी होती हैं। तो महाभारत में भी बहुत से विविड डिस्क्रिप्शंस हैं, मतलब वैरायटी ऑफ डिस्क्रिप्शंस और जीवंत चित्रण है। पढ़ते-पढ़ते आपके दिमाग में उसकी इमेजेस बननी शुरू हो जाएँगी, है ना? लाइवली आपको महसूस होगा कि चीज़ें घटित हो रही हैं। तो इट इज़ अ विविड डिस्क्रिप्शन। बैटल्स का है, फॉरेस्ट का है, पैलेसेस का है और बस्तियाँ, सेटलमेंट्स। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें, है ना? जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक नाम याद रखना है कि इसका जो एक्सकवेशन हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, वहाँ हुआ था 1951-52 में और बी.बी. लाल ने किया था। इनका ध्यान आपको बिल्कुल भी रखना है, भूलना नहीं है। मेरठ में है और इसका नाम हस्तिनापुर ही है, उत्तर प्रदेश में है। तो मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि कौरवों की जो राज्य है, वो यहाँ पर रहा हो, जैसा कि महाभारत में हस्तिनापुर का ज़िक्र है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। अब आती है बात कि क्यों ये अंदाज़ा लगाया जाता है, क्यों ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि हस्तिनापुर वही हो जो इसमें एपिक में लिखा गया है। तो पोटेंशियल एपिक कनेक्शन, इसका कनेक्शन हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, मतलब ये हस्तिनापुर का, कि द लोकेशन इन द अपर गंगा दोआब, जो गंगा का जो मैदान का, मतलब 2 नदियों के बीच का जो पार्ट है उसे गंगा का दोआब, मतलब उसे दोआब कहा जाता है। तो जो गंगा का जो दोआब है, इतिहास में कुरु राज्य वहीं पर था और हस्तिनापुर जो मेरठ में है वो भी गंगा के दोआब में पड़ता है। देयर इज़ अ कनेक्शन। अब आती है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिला क्या? 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले हैं। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले हैं। ऑक्यूपेशनल लेवल्स क्या होते हैं, सब चैप्टर एक्सप्लेनेशन में जाके देखिए। तो उन्हें 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले, जिसमें से सेकंड और थर्ड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इस तरह से स्ट्रैटिग्राफी बनती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। तो सेकंड फेज़ यानी कि ये वाला जो फेज़ है बस्तियों के बसने का, इस समय की जो जनरेशन्स और उस समय जो सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कुछ भी है, तो वो फेज़ हो जाएगा ये 12 से 7th सेंचुरी BCE है। और जो थर्ड वाला है ये इसके बाद का होगा, तो ये है मतलब इसके आगे 6th सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी BCE तक, ठीक है? उसी प्रकार से नया होता चला जाएगा। तो इस वाले जो सेकंड फेज़ में कोई भी वेल प्लान्ड हाउसिंग होती थी, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता जैसा कि हड़प्पा में था। सो नो डेफिनिट प्लान्स ऑफ हाउसिंग फाउंड। मड एंड मड ब्रिक्स मिली हैं, उनकी दीवारें मिली हैं और सम हाउसेज हैविंग रीड वॉल्स प्लास्टर्ड विद मड। और कुछ घर जो हैं उनकी दीवारें रीड की बनी हुई हैं। रीड एक प्लांट होता है, लंबे-लंबे उसके वो होते हैं, सरकंडे टाइप के, उनको यूज़ किया जाता है और बाद में मिट्टी से प्लास्टर कर दिया जाए तो वो भी दीवार का काम करता है। हालाँकि वो उतना टिकाऊ नहीं होती। थर्ड फेज़ में अगर हम आते हैं तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा। तो अब क्या है कि मड ब्रिक के साथ-साथ बर्न्ड ब्रिक हाउसेज़ भी मिलते हैं, सोकेज जार्स मिलते हैं, ब्रिक ड्रेन्स मिलती है, मतलब नालियाँ मिलती हैं, नालियों में जार, मतलब जानते हैं ना जिसमें पानी सोखता वगैरह, और टेराकोटा रिंग व्हेल्स मिले हैं, मतलब जैसे पाइप्स होती हैं, तो आजकल तो सीमेंट की पाइप होती है, तो उस समय मिट्टी की बनी पाइप्स का इस्तेमाल होता था, है ना? टेराकोटा रिंग व्हेल्स और ड्रेनेज पिट्स मिले हैं। आज ड्रेनेज पिट्स यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ तो डेवलपमेंट यहाँ हुआ, लेकिन अभी भी सब रूरल टाइप का लग रहा है ना?
अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अर्बन डिस्क्रिप्शंस इन एपिक, एपिक में मतलब जो महाकाव्य है, महाभारत, महाग्रंथ है, तो उसमें जो शहरों के जो विवरण दिए गए हैं ना, वो बड़े ही डेकोरेटिव दिए गए हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम हुई ना। तो अर्बन डिस्क्रिप्शंस एपिक में सिटी डिस्क्रिप्शंस जो दिए गए हैं, उस प्रकार से दिए गए हैं कि दीज में हैव बीन एडेड आफ्टर द मेन नैरेटिव वाज कंपोज। तो हो सकता है कि जो मेन जो महाभारत का नैरेटिव है, जो स्टोरी है, उसको कंपोज करने के बाद में इनको जोड़ा गया हो, शहरों के विवरण जोड़े गए हों। क्योंकि एक आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया आदि पर्व का, जो कि फर्स्ट सेक्शन है महाभारत का, उसमें 18 सेक्शन है, जिसमें फर्स्ट है, तो उसमें एग्जाम्पल शहर के विवरण का दिया गया है। तो उसमें बताया गया किस प्रकार से रिफ्लेक्टिंग फ्लोरिशिंग अर्बन सेंटर्स, बड़े ही उन्नत, वैभवशाली वहाँ पे शहरी क्षेत्र था, नगरीय क्षेत्र था। यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी इसलिए दिए गए क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ही शुरू हुआ था इमर्जेंस ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स, 16 महाजनपद। तो बड़े-बड़े शहरों का जो विवरण दिया गया है, तो हो सकता है कि भाई 6th सेंचुरी बीसी के बाद इन सब चीज़ों को जोड़ दिया गया हो एपिक में। दूसरा ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोएटिक फैंसी रही हो, मतलब भाई महाभारत जो है ना, वो महाकाव्य है, काव्य के रूप में लिखा गया है। तो लिखने वालों ने बस बस अपने दिमाग में उनकी जो इमेजिनेशन थी उसको खूब उड़ाया और लिख डाला। तो ये एक अल्टरनेटिव जो एक यहाँ पे एक इसका वजह बताई गई है। द डिस्क्रिप्शंस माइट बी पोएटिक एम्बेलिशमेंट, मतलब सजाना, नॉट नेसेसरीली वेरीफाइबल आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस से हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखने वाले जो पोएट्स थे, जो ब्राह्मण ग्रंथ के रचनाकार थे, उन्होंने इसमें अपने इमेजिनेशन का उपयोग किया है। तो कल्पना को आप फिजिकल एविडेंस से तो नहीं वेरीफाई कर सकते ना। इसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पॉलिंड्री इन महाभारता। एक पत्नी के कई पति हों उसे पॉलिंड्री कहा जाता है, और एक पति की कई पत्नी उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। तो इसमें द्रौपदी की मैरिज का जिक्र है कि द्रौपदी की मैरिज जो है पांडवा से होती है। ये एक पॉलिंड्री का एग्जाम्पल है, महाभारत में दिया गया है। द एपिक ऑफर्स मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो द्रौपदी पांडवों की जो कॉमन वाइफ थी, तो उसके मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, इसीलिए ये महाभारत जो है कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, सीधा साधा नहीं लिखा गया है ना। मतलब इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं उसके, एक ही चीज़ के कई एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, जो आपको चैप्टर टेक्स्ट में मैंने आपको समझाया हुआ है, जो कि दिया गया आपकी बुक में अलग से कलर्ड पोर्शन, सजेस्टिंग दैट पोलेंड्री वाज कंटेंसस अमंग ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में पोलेंड्री जो है वो पसंद नहीं की जाती थी। तो अगर आप इसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देखने हैं, तो आप जाइए चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। द डिस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट पोलेंड्री माइट हैव बीन प्रैक्टिस्ड अमंग रूलिंग एलिट्स। तो जो विवरण महाभारत में दिया गया उससे एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए, टेक्स्ट को एनालाइज करने के बाद आपको समझना अपने ढंग से है, क्योंकि बहुत ही पुराने ग्रंथ हैं। ऐसा आपको अन्य ग्रंथों में शायद इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी, और इतनी आज़ादी भी नहीं है बाकी सब में। तो ये शायद जो रूलिंग एलिट्स थे, इनमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो इतिहास में किसी समय हो सकता है पोलेंड्री प्रचलित रही हो। पोलेंड्री वॉज अनयूजुअल एंड अनडिजायरेबल फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, अनयूजुअल भी है। द्रौपदी का केस आप रेयर मान सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जो है ये ग्रेजुअली फेल इनटू डिसफेवर अमंग द ब्राह्मणास। ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज है। तो ब्राह्मणों के नज़र से, दिमाग से पूरी तरह से ये पोलेंड्री उतर चुकी थी धीरे धीरे, कि ये ठीक नहीं है। मीन द ब्राह्मणास डिसअप्रूव दिस प्रैक्टिस ऑफ पोलेंड्री। और आज भी कहाँ कौन पसंद करेगा पोलेंड्री। एनीवे पॉलीगैमी तो देखने को मिलती है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ पोलेंड्री के इंटरप्रिटेशंस हम देख लें, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि जो पोलेंड्री वाज प्रिवलेंट इन हिमालयन रीजन। देखिए, इसमें वॉच के साथ आप ईज भी लगा लीजिए, है ना, बुक में ही दिया गया है कि जो पोलेंड्री है वो, अगर आपको एग्जांपल देखना है, तो हिमालयन रीजन में आज भी और तब भी इसको फॉलो किया जाता था। एंड माइट हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू शॉर्टेज ऑफ वीमेन ड्यूरिंग वॉरफेयर। और एक ये भी थ्योरी दी जाती है कि भाई युद्ध के समय महिलाओं की कमी की वजह से भी पोलेंड्री की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता था। दूसरा है पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ वीमेन। ओह, तो ये पॉइंट रिपीट हो गया है। ओके, ओरिजिनल नोट्स में फिर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा कि ये जो शॉर्टेज ऑफ वीमेन है, इसे क्राइसिस सिचुएशन की गई। आप कह सकते हो कि अ क्राइसिस थ्योरी एक्सप्रेस द बिहाइंड द प्रैक्टिस ऑफ पोलेंड्री। इसके बाद अर्ली सोर्सेज इंडिकेट दैट पोलेंड्री वाज नॉट द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो भी सोर्सेज मिलते हैं पोलेंड्री को लेकर, जानकारी के बारे में जो भी हमें टेक्स्ट मैटर देखने को मिलता है इतिहास में, तो उससे पता चलता है कि भाई जब पोलेंड्री जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेमस प्रथा नहीं थी मैरिज की। आपको मालूम मैरिज के 8 फॉर्म्स बताए गए हैं मनुस्मृति में। एनीवे, तो जब जो अर्ली सोर्सेज ये बताते हैं कि भैया जब पोलेंड्री जो है ना, वो कोई मतलब बहुत फेमस नहीं थी,
और सिर्फ यही एक तरीका भी नहीं था मैरिज का, ऑप्शन ज़रूर रहा होगा। रेजिंग क्वेश्चंस, तो भैया इससे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि अबाउट व्हाई द ऑथर चोज टू एसोसिएट विद सेंट्रल कैरेक्टर्स, तो फिर क्यों ऑथर्स मतलब महाभारत के जो रचनाकार हैं उन्होंने महाभारत के सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ इसे क्यों जोड़ दिया। पांडवाज उसके सेंट्रल कैरेक्टर में आएंगे ना, और पोलंडी द्रौपदी की मैरिज है, तो क्यों ऐसा उन्होंने किया। तो उसका नीचे दिया है वजह। क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन फॉलोज इट्स ओन नैरेटिव रिक्वायरमेंट्स। क्रिएटिव लिटरेचर मतलब वो लिटरेचर जो ऑथर, जो राइटर अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करके उसमें खूब भरता है चीज़ों को। मतलब जब आप लिखने बैठते हो, मान लीजिए आपको 2 लाइनें लिखनी है और लास्ट लाइन में आ गया माइंड, मान लीजिए, ठीक है। अब आपको दूसरी लाइन आप पोएट्री कर रहे हो, तो आपको माइंड से रिलेटेड मेलोडी वर्ड यहाँ पे राइमिंग वर्ड डालना है, तो आप कहाँ स्वतंत्र हैं? आपको माइंड से रिलेटेड वर्ड ढूँढना पड़ेगा और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेट हो जाए। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। एक तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है नैरेटिव रिक्वायरमेंट की। तो भाई सृजनात्मक साहित्य या क्रिएटिव लिटरेचर लिखते समय उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसलिए वो उसमें उन चीज़ों को शामिल कर देते हैं। डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज़। तो क्रिएटिव लिटरेचर अगर आप महाभारत को मानते हो तो मान लीजिए कि सोशल रियलिटीज़ उस समय की वो पूरी तरह से शो नहीं करते। ये पोलंडी के बारे में लिखा गया है कि क्यों उसका जिक्र यहाँ किया गया है। तो उस समय की प्रेजेंट जो सोशल कंडीशंस होंगी उनको रिप्रेजेंट हमेशा क्रिएटिव लिटरेचर तो नहीं करता। इतिहास कर सकता है, ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी लिखते हो तो हो सकता है, लेकिन वही क्रिएटिविटी डालोगे तो नहीं हो पाएगा। तो भैया कथा लिख रहे हो तो कथा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग उसमें भर देते हैं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगला टॉपिक जो है लास्ट होगा, है ना? ये मतलब डायनेमिक टेक्स्ट का हिस्सा महासविता देवी का रीइंटरप्रिटेशन ऑफ कुंती और निषादी, ये दोनों लास्ट के ट्यूटोरियल्स में होंगे नोट्स पॉइंट के। इनका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ट्यूटोरियल आप ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।